पीछे हटाओ। हटाओ सबको पीछे यहां से। सबको पीछे हटाओ। कोई तमाशा नहीं हो रहा यहां पर। हमें कपाली की लाश भी चाहिए। हाँ, तुम तो उसकी असली वारिस हो, तुम्हें तो लाश मिली जाएगी। हाथ पीछे। कानून अपने हाथ में मत लीजिए। अरे कानून को तो तुम लोग अपने हाथ में लेते हो। हाँ, तुम लोग। हाँ। हम कानून अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन उसी इज्जत के साथ जिस तरह कोई गीता या कुरान अपने हाथ में लेता हो। मगर आप लोगों ने एक गुंडे के लिए पत्थर और डंडे अपने हाथों में उठा लिए हैं। भूल गए कि कपाली ने कई निर्दोषों की जान ली। भूल गए कि कईयों की इज्जत लूटी उसने। कुछ भी था, वो हमारी जात वाला था। जात दुनिया में सिर्फ दो तरह की होती है। एक वो जो आंसू पीता है, एक वो जो खून पीता है, एक वो जो इंसानियत को आबाद करता है, एक वो जो इंसानियत को बर्बाद करता है। कपाली जैसे समाज का कोड अगर आपकी जात का हुआ तो क्या आप उसे गले लगा लेंगे? एक वक्त हुआ करता था जब हमारा समाज उसे अपना हीरो बनाता था, जो इंसान त्याग और बलिदान की मूर्त हुआ करता था। मगर आज लोगों ने गुंडों को अपना हीरो बनाना शुरू कर दिया है। अरे ये गुंडे तो गुंडे होते हैं। गंदगी लाख माथे पर रगड़ो वो चंदन नहीं बनती। हर लुटेरा वाल्मीकि नहीं बनता। बंद करो, बंद करो गुंडों की पूजा का ये रिवाज। और अगर ये रिवाज बंद नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश की कोख से सिर्फ गुंडों की नस्लें पैदा होंगी, और उसका सबसे भारी नुकसान तुम जैसे लोगों को होगा। तुम जैसे लोगों को। भाषण बंद करो, हमें कबाली का कातिल चाहिए, कातिल। अबे हट, अबे हट, हट। मुझे कौन सा भाषण देकर तुझ जैसे नामर्द का वोट लेना है? गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट तोड़ दो और चलो आगे। हर वो कदम जो कानून तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा, मैं उसे अपाहिज कर दूंगा। तुम्हारा जन्मदिन कब है? मेरा जन्मदिन उसी दिन होगा जब तुम्हारा जन्मदिन होगा। कपाली को सबसे पहले होश में आते मैंने देखा था, और सबसे पहले मैंने ही आपको फोन किया। इम्पॉसिबल। अगर आपने मुझे सबसे पहले फोन किया होता तो कातिल के पहुंचने से पहले इंस्पेक्टर सिद्धांत यहाँ होता। आप मेरी बात के यकीन कीजिए कि मैंने आपके थाने फोन किया था और किसी आदमी ने फोन उठाया था। मैंने कपाली के बारे में सारी बातें उसे बता दी थी ताकि आपको खबर दे सके। कौन था वो? मैंने उससे बार बार पूछा कौन हो तुम, कौन हो तुम। उसे जवाब तो नहीं दिया लेकिन फोन काट दिया। उस दिन तुम्ही ने कहा था कि भाषण देना हो तो बंद कमरे में दूं। आखिर तुम भी एक पुलिस ऑफिसर हो, इसीलिए दरवाजा बंद कर दिया।
बताओ, कल जब डॉक्टर का फोन आया तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैंने फोन नहीं उठाया। झूठ बोलते हो तुम। तुमने कपाली का मर्डर कैसे करवाया? मैंने कुछ नहीं कहा, झूठ है ये सब। झूठ वो है जो तुम बोल रहे हो। सबसे पहले तुम्ही को खबर मिली थी कि कपाली होश में आने वाला है और तुमने ये खबर गुंडों को पहुंचा दी। इसीलिए पुलिस पहुंचने से पहले गुंडे वहां पहुंच गए और उन्होंने कपाली को मार डाला। पता नहीं अंदर क्या हो रहा, कुछ खास बात हो रही होगी यार। तेरे को क्या, तू चुप कर खाली। जिन लोगों के साथ मिलकर तुम कानून का बलात्कार करते रहे, अगर कल सुबह 10 बजे तक उन लोगों का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारे जिस्म को वर्दी की जगह जख्मों का लिबास पहना दूंगा और फिर तुम दर्द से इतना तड़पोगे कि उसके बाद मौत को भी चखोगे तो यही कहोगे कि मजा नहीं आया। सर अर्जेंट कैसे सर? आओ, और हो सके तो मुस्कुराहट का कफन अपने होठों पे डाल दो ताकि अपने छोटों के सामने बेइज्जत होने से बच जाओ। मजा आ गया ना? हाँ, बहुत मजा आ गया। अरे कोई साहब को कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। कल 10 बजे। कोल्ड ड्रिंक सर। पिताजी, जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी थे, उस वक्त सिद्धांत के पिता शास्त्री जी मंत्री थे। उन्होंने आप पे आरोप लगाया था कि आप एक ईमानदार ऑफिसर नहीं, आप करप्ट हैं, आप रिश्वत लेते हैं। वो आपको नौकरी से निकाल देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही बदनामी के डर से आपने मैं आपकी मौत के साथ साथ अपनी बेइज्जती का भी बदला लूंगा। मैं नफरत के मोरों से दुश्मनी का शतरंज उसी की बिसात पे खेलूंगा और ऐसी मात दूंगा कि मौत भी रो पड़ेगी पिताजी। नमस्ते स्वामी जी। आप तो सब जानते हैं, अब बताइए मैं क्या करूं? जब पूजा से बात नहीं बनती तो यज्ञ किया जाता है, और याद रखो यज्ञ की अग्नि में बहुत कुछ भस्म कर देना पड़ता है। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन आगे भी तो बताइए कि मैं क्या करूं? आदमी के पास जिस प्रकार का अस्त्र शस्त्र हो उसी प्रकार का युद्ध लड़ना चाहिए, तभी उसको सफलता मिलती है। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिद्धांत। जिनकी आत्मा पर बोझ होता है कभी कभी उनकी जबान साथ नहीं देती। शायद इसीलिए तुम अपना बयान लिख कर लाए हो। यह मेरा बयान नहीं, रेजिग्नेशन लेटर है, त्याग पत्र। अब मैं इस वर्दी के पिंजरे से आजाद हो चुका हूं। ना तुम मेरे सीनियर और ना मैं तुम्हारा जूनियर। अब मुझसे सवाल करने के लिए तुम्हें
अदालत के दरवाजे खटखटाने होंगे। जब तक मैं तुमसे तुम्हारे सारे गुनाह ना कबूल करवा लूं, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरा रेजिग्नेशन लेटर कमिश्नर साहब एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये तो उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी है, और वैसे भी लोग तुम्हें कानून की ज़ेरॉक्स कॉपी ही समझते हैं, इसलिए तुम ज़ेरॉक्स कॉपी के ही लायक हो। कमिश्नर साहब को पता है कि इस वक्त मैं तुमसे मिलने आया हूं। हद से बाहर मत निकलो, वरना कानून के शिकंजे में फंस जाओगे। तुम मेरी जिंदगी में फुल स्टॉप तो क्या, कॉमा भी नहीं लगा सके, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में फुल स्टॉप जरूर लगाऊंगा। सर जी वाह, बाप बेटी दोनों यही है। बड़ी जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। आपने कहा था ना बहना के लोग अच्छे से रिश्ता लेकर आओ, तो मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे वाह, फिर वही रिश्ता। अरे तू क्या आते जाते मेरे पैर पे मार के तोड़ती, तेरे को कोई और मिलता नहीं है क्या? ये तो मेरा है। आपके पास कहाँ से आया? पता नहीं, हाथ लगाया तो शायद हाथ में आ गया होगा। दीजिए। ये लो, जाओ। सर, बड़ा अच्छा रिश्ता लाया हूँ। वो बहुत बड़े लोग हैं। कमल रॉय कंपनी है ट्रांसपोर्ट की, हिंदुस्तान में उनके 50 ऑफिस है, 400 ट्रक हैं, 1200 करोड़ के मालिक, बहुत नाम वाले लोग हैं। ईमानदार हैं? ईमानदार? वो तो मैंने पूछा नहीं, वो आप आए तो पूछ लेना। मगर मुझे लगता नहीं कि ये रिश्ता हो सकेगा। क्यों? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लड़के के बाप हैं, आप लड़की के बाप हैं, और लड़के का बाप लड़की के बाप से जहेज तो मांगेगा, और जैसे ही बाप से जहेज मांगेगा आप उसको इतना लंबा भाषण पिला देंगे और धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। कुछ होने वाला नहीं। मैं भी हवा की जमीन पर धुएं की दीवार से किला बनाता रहता हूँ। फिर भी ले आऊं तो बुला के ले आऊं? अच्छा रहेगा, बात हो जाएगा, फ्लॉप तो होने वाली है। मैं भी उल्लू का पट्टा खामा की टेबल टेनिस खेलता रहता हूँ। सेठ जी, सेठ जी आइए आइए। नमस्ते जी। नहीं, मैं तो पिए हूँ, उधर हो। आप कहाँ थे इतनी देर से? आइए। सर, ये लीजिए। नमस्कार। ये लड़के के बाप है, ये लड़के की माँ है, ये लड़के का मैनेजर है, और ये उसके पिता है। नहीं अंकल, आपने सब गड़बड़ कर दी, उल्टा पुल्टा हो गया। कैसे? लड़का मैं हूँ। अच्छा, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं, नमस्ते। और ये हमारे मैनेजर साहब हैं। पर तुमने तो कहा था तुम लड़के की माँ हो। मैंने? अच्छा, आप लोग बैठिए ना। हाँ, मैं भी वहाँ बैठ जाता हूँ, सब फ्लॉप तो होने वाला है। आपने क्या करने का? अच्छा, क्या काम करते हो? जी मैं ग्रेजुएट हूँ, और डैडी के सारे बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। अच्छा, हम दोनों पति पत्नी 6 महीने तो तीरथ पर रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप लोग दहेज में क्या लेंगे? हमें बहू के अलावा दहेज में कुछ नहीं चाहिए। जी हमारे लिए सौभाग्य की बात यही होगी कि हमारा रिश्ता आपके यहाँ तय हो जाए। कन्हैयालाल, ओ कन्हैयालाल। हाँ, क्या हुआ? फ्लॉप हो गया ना? अरे फ्लॉप नहीं हुआ, मामला तय हो गया। हाँ, मिठाई तो खिलाओ सबको। शादी पक्की हो गई? अरे मुबारक हो। लो सर को मिठाई खिलाओ। जल्दी खोलो यार। ये लीजिए। ये तो खाली है। तो तुम क्या खाली डब्बा लेकर आए थे शादी करने के लिए? नहीं अंकल, वहां से तो भरा हुआ लिए थे हम लोगों ने। भरा हुआ था मतलब? तो क्या मैंने खा लिया? नहीं मेरा। अरे वाह, देखो सर, ये ईमानदारी का जमाना है। मैं आपके बेटे का यहाँ रिश्ता पक्का करने आया तो बोलता है मैं मिठाई खा गया, कल बोलेगा मैं जहेज खा गया, फिर बोले मैं सुबह सेट खा गया। वाह वाह वाह, शराफत की दुनिया ही नहीं है। कुछ मीठा मीठा तो लग रहा है यार। मैंने खाया था क्या? खामखा बेचारे को डांट दिया। ऐसा नींद में क्यों जाता मालूम नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहन की शादी तय हो गई है। शादी में मुझे बुलाओगे ना?
वो शादी ही क्या, तेरी दावत नहीं जिसमें, और वो आंख ही क्या, तेरी सूरत नहीं जिसमें। बाबूजान, वो लड़की जो उस दिन हमारे चुंगल से बचकर भाग गई थी, पूजा, वो मेरे भैया के कब्जे में है और वो उससे प्यार भी करने लगे हैं। फिर वो मुझे जरूर पहचान लेगी और मैं उससे बच नहीं पाऊंगा। और भैया तो मुझे जान से मार डालेंगे। तुम कुछ करो बाबूजान, तुम उसे जान से मार डालो, उसे मार डालो बाबूजान, वरना मैं मर जाऊंगा। बाबूजान, जेनी, ये बंद करो और मेरी बात सुनो। तुम उसे मरवा दो, वरना भैया मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बाबूजान, याद रख, रावण की मौत नहीं होती अगर उसका छोटा भाई नहीं होता। पूजा कहाँ है? हाँ, मैं जानता हूँ, भैया ने उसे कहाँ रखा है। हेलो सर, मैं हवलदार रमन्ना बोल रहा हूँ। कुछ गुंडों ने उस घर पर हमला कर दिया है जहाँ आपने पूजा जी को रखा है। आप जल्दी आ जाइए। पूजा, इंस्पेक्टर सिद्धांत, ऑपरेशन कामयाब हो गया, लेकिन सर पर गहरा जख्म लगने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इंस्पेक्टर सिद्धांत, आपका डिपार्टमेंट मुजरिमों के खिलाफ गवाह तो तैयार कर लेता है, लेकिन उनकी रक्षा नहीं कर पाता। मैंने उसके लिए 2 गार्ड दिए थे डॉक्टर। वो गुंडों को नहीं रोक पाए तो गलती उनकी थी या आपके डिपार्टमेंट की? और फिर सजा किसको मिली? किसको मिली सजा? चूंकि पूजा स्टेज की आर्टिस्ट थी, इसलिए पहले से मैं उसको जानता था। माँ बाप तो है नहीं, पहले से उसकी जिंदगी वीरान थी, अब तो उसकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया। कुछ लोग उसके अंधेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और दुश्मन तो उसे मार ही डालेगा। फिर आगे उसकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा? किसी के भी जिम्मेदार होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि वो बर्बाद ही नहीं होगी। मैं उससे शादी करूंगा आज ही। कितने भोले भाले लगते हैं। एक थोड़ी, पहले 6 आना चाहिए। एक। अरे सुनो, हाँ? कोई बकरा आ रहा है, जा तू। जा। मेरी घड़ी कहाँ गई? मुझे क्या मालूम? आप नहीं चुराई होगी। क्या मतलब? मेरे जेब में किसी घड़ी निकलती है? हाँ। क्या? ये कहाँ से आई? घड़ी दीजिए मेरी। मगर नहीं, हाँ लेना यार। घड़ी दीजिए ना। लेना जा। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या है? मिनिस्टर साहब घर में हैं? तुमने मिनिस्टर साहब को कभी देखा है? जी नहीं। फिर कैसे पूछा कि मिनिस्टर साहब घर पे हैं? हो सकता है कि मैं ही मिनिस्टर हूँ फिर। खड़े रहो। मेरा मतलब है कि उनमें और मुझ में कुछ ज्यादा फासला नहीं है। वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। उनमें और मुझ में इतना ही फर्क है जितना मुझ में और मुझ में है, तुझ में और तुझ में है।
जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं खुद नहीं समझा तो तुमको क्या समझाऊं? बोलो क्या काम है? सर हाँ? मेरी एक लड़की है। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं शादी की नहीं, हाँ? मैं उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाना चाहता था। मेडिकल कॉलेज में? जी। आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज की सीट कितनी महंगी है? एक लड़का 105% लेके पास हुआ था। 105? हाँ? 100 लिखाई के, 5 सफाई के। सफाई के? अरे कुछ लिखा ही नहीं था तो सफाई नहीं हुई यार। तो उसने 5 लाख रुपया भरा तब जाकर उसको सीट मिली। तुम्हारे पास 5 लाख रुपया, अभी सीट दिलाता हूँ। सर 5 लाख रुपए तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। सपने में भी नहीं देखे? भिखारी लगता है। चलो मेरे दिल में रहम है, मैं तुम पर रहम खाता हूँ। 1 लाख रुपया दो, सीट दिला देता हूँ। सर मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, वहाँ के तमाम मकान बेच दिए जाएं। उन मकान में रहने वालों के सारे कपड़े लत्ते बर्तन सारे बेच दिए जाएं। उन लोगों को भी बेच दिया जाए तो भी 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अनाथ आश्रम में रहता है क्या बे? अबे 50,000 दे सकता है कि नहीं? सर 40 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, अब तक मेरे प्रोविडेंट फंड में 50,000 नहीं जमा हो पाए। साला, अबे 5,000 देगा? मेरी औकात नहीं है। 500 रुपया देगा? तनख्वाह नहीं है मेरी। अबे तो तेरी औकात कितनी है? 5 रुपए की। हा? होम मिनिस्टर का पीए और 5 रुपए रिश्वत? थू थू थू, हट! इससे तो ईमानदारी अच्छी है। अबे हम लोग वो लोग नहीं है जो 5 रुपए और 5 लाख रुपए के लिए ईमान बेच देते हैं। हम देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मगर मेरा एडमिशन? मैं निकल, तेरी मेरी बच्ची का जेल करा दूंगा तुमको। हमारा ईमान खरीदते हो? हम जैसे सच्चे लोग जिन्होंने कभी आज तक रिश्वत नहीं ली। निकलो, हवलदार, पुलिस वाले, गिरफ्तार कर लो। बताओ, 5 रुपए रिश्वत देता। अरे सिद्धांत कहाँ है? यहाँ बाबूजी। आओ बेटे आओ। बैठो। सिद्धांत, मैं सोचता हूँ कि कुछ दिनों के लिए बहू को लेके तुम किसी अच्छी जगह पे चले जाओ। ये हुई ना कोई बात, और ये शुभ कार्य आज ही कर डालिए। क्यों भैया? कुछ बोलते ही नहीं है। कैसे बोलेगा? ये तेरी तरह बेवकूफ नहीं है। ये जानता है कि इलेक्शन के हंगामे शुरू हो गए हैं। बाबूजी इलेक्शन में खड़े हैं, कितना काम है यहाँ पर। क्या नंदू, बराबर है ना? इतना काम है तो छोड़ दीजिए बाबूजी, इन्हें काम करने दीजिए। अरे मेरे इलेक्शन की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? मैं देख लूंगा। और वैसे भी तुम सरकारी अफसर हो, तुमसे 1 वोट से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। बहू एक से एक कई सदमों से गुजरी है, जरा बाहर जाएगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा। और तुम ये क्यों नहीं सोचते, नई नई दुल्हन के कुछ अरमान भी तो होते हैं। हाँ, और उन्हें पूरा करना ये भी तुम्हारी ड्यूटी है। हाँ ठीक है। शास्त्री जी को लालटेन को, शास्त्री जी को आदर्श वर्धन को आदर्श वर्धन जिंदाबाद, आदर्श वर्धन को आदर्श वर्धन जिंदाबाद, शास्त्री जी को लालटेन को आदर्श वर्धन को मारो!
मंत्री जी आगे चलिए। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय। एक हार तो दो ना। अच्छा थोड़ा फूल तो दो। अरे क्या कंजूस लोग यार, मेरी चमचागिरी तो रहेगी। मैं मंत्री जी के हार कहाँ से लेके जाऊँ? अरे मेरा हार कहाँ गया? आपके पास मेरा हार कैसे आया? उड़ के। मेरे पास पैसे नहीं थे ना तो। अब मैं क्या मंत्री जी को पहनाऊंगी? तुम्हारे पास इतनी अच्छी बाहें हैं, बाहों का हार पहनाओगे तो मंत्री जी खुश हो जाएंगे। मैं इस वो हार पहना के आ जाता हूँ। अरे 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 श्री आदर्शवर्धन, श्री आदर्शवर्धन, श्री आदर्शवर्धन, श्री आदर्शवर्धन। आप जिस आदमी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं ये तो निहायत ही बदतमीज आदमी है। मोहतरमा, आज के जमाने में जो बदतमीज और बदमाश होता है वही दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करता है। क्यों सर? तुम तो शास्त्री जी के प्यादे हो। हूं नहीं था। वो भूकंप आने से पहले जानवर कैसे गांव छोड़ के भाग जाते हैं, उसी तरह शास्त्री जी के इलेक्शन आने से पहले ही मैं उनकी नौकरी छोड़ के भाग गया। अभी आपकी शरण में आ गया हूँ। सर इसकी कोई मदद मत कीजिएगा, ये बिल्कुल गद्दार आदमी है। सर जो ईमानदारों से गद्दारी करेगा वो गद्दारों से ईमानदारी करेगा, ये बहुत बड़े झूठे ने कहा है। आदमी दिलचस्प भी हो और चालाक भी। आज से तुम हमारे प्यादे हो। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से मैं इलेक्शन जीत गया, मैं मंत्री बन गया। आपने मुझसे कहा था कि यज्ञ में कुछ भस्म करो, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी वर्दी भस्म कर दी। फिर आपने मुझसे कहा था कि बेटा तुम्हारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र हो उसका इस्तेमाल करो, इसलिए मैंने बाबूजान और रोजी के गुंडों का इस्तेमाल किया और इलेक्शन जीत लिया। और ये मंत्री जी की तरफ से आपके हुजूर में 38 लाख का नजराना। लेकिन मैंने तो 40 दिए थे। 2 लाख का बैग भी लिया ना? 2 लाख आ गया ये क्या? नहीं, बैग लिया 2 लाख का। अरे सिद्धांत आ गए। बहू कैसी है? वो अच्छी है। हा? आप सुनाइए, इलेक्शन में ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है सिद्धांत। इस इलाके के इलेक्शन में खड़े होने के लिए या तो आदमी को गूंडा बनना पड़ेगा या तो सिर्फ गूंडे ही इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे। नारायण नारायण नारायण, आपने बिल्कुल सच कहा। इन्होंने भी इलेक्शन जीतने के लिए गुंडागर्दी की, बम मारे, बूथ कैप्चरिंग की, पता नहीं क्या क्या कर डाला इन्होंने। आप ये मत समझना कि मैं आपके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आया हूं। आप मेरे पुराने मालिक हैं और आप ही की कुर्सी मुझे मिली है। मैं तो यहां पर सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आशीर्वाद दीजिए मुझे। नहीं देना? कोई बात नहीं, वो क्या कि मैं जरा जल्दी में हूं, मीटिंग का वक्त हो गया है। आइए। आप चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। क्या मेरे पुराने मालिक है ना, मैं भी जरा आशीर्वाद लेकर आता हूँ। जल्दी आ जाना। बस अभी है। मालिक मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। ये जो मेरा नया मालिक है ना, ये जितना कमीना है, जितना 420 है, जितना बेईमान है, जितना खबीस है, उससे ज्यादा हो जाए, ताकि इसके घर में दौलत की गंगा बह कर आए, उस गंगा में थोड़ा सा नहा लूं। मुझे अभी तो कुछ मिला नहीं है, एक मरे आदमी की टोपी मिली है खाली। ये आशीर्वाद तो आपको देना पड़ेगा। आशीर्वाद दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए ना। तुमने मुझे सब इंस्पेक्टर की वर्दी में देखा था, आज इस हाल में देख रहे हो। क्या ख्याल है तुम्हारा? लोग कहते हैं
इस देश में सोने की चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के पर किस किसने नोचे और उसे मार डाला, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं, वो सब के सब तुम्हारी तरह स्वार्थी और नीच होंगे। इंस्पेक्टर, जब से नेता बना हूं, गालियां और तालियां दोनों का बहुत मजा आ रहा है। और वैसे भी मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और आज मैं मिनिस्टर हूं। इंस्पेक्टर, तुम्हारा श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। मेरा श्राप हमेशा तुम्हारे लिए श्राप रहेगा। चोला और कुर्सी बदल जाने से आदमी की जन्म कुंडली नहीं बदलती। और एक बात याद रख लो कि चोले और कुर्सी के साथ साथ अगर तुमने अपना बर्ताव नहीं बदला तो जो खेल मैंने तुम्हारे साथ बंद कमरे में खेला था वो मुझे सरेआम खेलना पड़ेगा। वो खेल तुम बंद कमरे में इसलिए खेल सके इंस्पेक्टर, क्योंकि तुम्हारे सर पर तुम्हारे बाप का साया था और उस वक्त तुम्हारा बाप होम मिनिस्टर था। लेकिन अब मिस्टर आदर्श वर्धन, सिपाही को किसी साये की जरूरत नहीं होती। वो चलचलाती धूप में भी अपने दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। बहुत गुर्रा रहा है, लेकिन याद रख इंस्पेक्टर, एक दिन मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने पे मजबूर कर दूंगा। अभी अभी अंदर तुमने मेरे बाबूजी के पांव छुए, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम यहां से सही सलामत मिस्टर सिद्धांत, आजकल हर मिनिस्टर की सिक्योरिटी पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। एक नए मंत्री जी ने अपने बॉडीगार्ड के लिए तुम्हारा नाम दिया, जिसे हमें मानना ही पड़ा। कल से तुम उनके बॉडीगार्ड रहोगे। वो मंत्री हैं श्री आदर्श वर्धन। लेकिन याद रख इंस्पेक्टर, एक दिन मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने पे मजबूर कर दूंगा। सर, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें एक रात और देता हूं ताकि तुम अपने फैसले पर गौर कर सको। सिद्धांत, मैं जानता हूं तुम आदर्श वर्धन को पसंद नहीं करते, तुम्हें उससे नफरत भी है, लेकिन यह तुम्हारा निजी मामला है। एक इंस्पेक्टर होने के नाते इन सब बातों से ऊपर उठकर तुम्हें सोचना होगा। देखो बेटे, ड्यूटी एक ऐसी चीज है जो कभी कभी रोते हुए भी निभानी पड़ती है। देखो बेटे, ड्यूटी एक ऐसी चीज है जो कभी कभी रोते हुए भी निभानी पड़ती है। पूजा, मैंने एक फैसला कर लिया है। आप सो रहे थे या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था। पूजा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आदर्श वर्धन का बॉडीगार्ड बनूंगा। सिद्धांत, क्या सोचकर ये फैसला किया है आपने? आदर्श वर्धन के रावण राज्य को तबाह कर देने की सोची है मैंने। जनता के सामने उस सफेद पोश भेड़िए के काले कारनामों पे से नकाब उठा दूंगा मैं, मगर उसके लिए उसके खिलाफ सबूत मिलने चाहिए जो कि सिर्फ उसके साथ रहकर ही मिल सकते हैं। मैं जानती हूँ आप उनके साथ रहकर बहुत टेंशन में जिएंगे। क्या सबूत पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है? क्या ये करना जरूरी है? बहुत। जिस कश्ती में सुराख करके उसे डुबो देना हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उस कश्ती में बैठ जाया जाए।
इसी जगह हमारे बीच एक रिश्ता टूटा था। इसी जगह एक नए रिश्ते की शुरुआत हो, ये सोच के मैं यहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। किसी ने जिस जूते का इस्तेमाल किया हो और उसी जूते को किसी दिन सलाम करना पड़े, जरा सोचो कितनी तकलीफ होती होगी। जूते तो हमेशा ही तकलीफ देते हैं। नए नए हो तो काटते हैं, पुराने हो तो फट जाते हैं। अभी भी बहुत दम कम है तुम में, इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। वरना लोग तो मुझसे कह रहे थे कि अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कुत्ते रख लो, लेकिन मैंने सोचा उनसे अच्छे तो तुम हो। अभी मैं जरा सा शोर मचा दूं कि पुरानी दुश्मनी की वजह से तुम यहां पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो आज मुझे ना किसी गवाह ना किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी। सरकारी मशीनरी से जनता तक सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। मिस्टर सिद्धांत सूरी, कल चालाक तुम थे, लेकिन आज चालाक मैं हूं। कल वक्त तुम्हारा था, लेकिन आज वक्त मेरा है। तुम्हारी फर्ज की गंगा मेरी गंदी आदतों के गटर में डूब जाएगी। जिसे तुम नफरत करते थे, उसी गटर की पहरेदारी करोगे तुम। वर्दी के पिंजरे में कैद हो तुम। इससे ज्यादा कर भी कह सकते हो। कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो हालात के पिंजरे में कैद तो होते हैं, मगर मजबूर नहीं होते। उनकी बाजुओं में इतनी ताकत होती है कि वो पिंजरा समेत उड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत कभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ को मुजरा करने वाली तवाइफ का पांव बना दिया है। पूछो कैसे? तुम्हारे हाथ मुझे सलाम करने के लिए ऊपर उठेंगे। आइए साहब बैठिए साहब करने के लिए नीचे गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तवाइफ के पांव उसके खरीदार की मर्जी से उठते और गिरते हैं। लेकिन तवाइफ के पांव कभी उड़ान नहीं भरते। इसलिए तुम जैसे खुददार आदमी के लिए ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। रिजाइन। Why should I resign? मैं कोई बुज़दिल गुनहगार नहीं जो अपना गुनाह छुपाने के लिए इस्तीफा दे दूं। जहर पीना पड़े तो पीऊंगा। ड्यूटी तो ड्यूटी है, करनी है सो करूंगा। आइए सर। तुम यहीं ठहरो। ये आलीशान बंगला मुझे सरकार ने दिया है। आज से तुम्हारी ड्यूटी शुरू। खड़े रहो वहीं दरवाजे पर। लड़कियों शर्माओ मत, अंदर आओ। कन्हैया, कल का प्रोग्राम बताओ। 10 बजे दलाल राय से मीटिंग है जो आपको 10 लाख रुपया देने वाले हैं। उनको गारमेंट फैक्ट्री खोलना है। खोल दो सब कुछ खोल दो। आजा। आपने उनको बियर की फैक्ट्री का लाइसेंस दिलाने का वादा किया है। दे दो लाइसेंस दे दो, जो चाहिए दे दो। 1 बजे काला घोड़े पर एक मूर्ति के चेहरे से घूंघट हटाना है। ऐसे मैं जाऊं? हाँ ठीक है, तू तो आ। गुड नाइट। इंस्पेक्टर सिद्धांत, इधर आओ। इन प्यारी प्यारी लड़कियों के लिए तौलिए लेकर आओ, जल्दी।
बुरा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं। क्यों? इसलिए कि मैंने इनके कपड़े उतारे नहीं, इनकी इज्जत ढकने के लिए इन्हें कपड़े दिए। नमस्ते। शहीद कपिलेश्वर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शहीद कपिलेश्वर को तब से जानता हूं जब वो सिर्फ कपाली था। बहुत बड़ा त्यागी था, दिलेर था, वो एक मसीहा था। लेकिन अफसोस, उनका अंजाम भी वही हुआ जो बहुत सारे देश प्रेमियों का हुआ है। पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई। हमारे यहां की पुलिस दिन ब दिन नाकामी और बेईमान होती जा रही है। इसलिए मैं पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आया हूं, ताकि वर्दी पहनकर जो लोग हमारी गरीब जनता पर जुल्म कर रहे हैं, मैं उनका पर्दाफाश कर सकूं, उन्हें सजा दिलवा सकूं, उनकी धज्जियां उड़ा सकूं। मेरे इंतकाम की कहानी का पहला अध्याय पूरा हो गया पिताजी। लेकिन पिताजी, अंजाम ये नहीं है। अंजाम ये है कि जिस तरह गांव वाले फसल काटते हैं, उसी तरह से मैं इंस्पेक्टर सिद्धांत के खानदान और नस्ल को काट दूंगा। इंस्पेक्टर सिद्धांत, एक मिनट। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सिद्धांत, सिद्धांत, डॉक्टर ने क्या कहा? अरे ये भूल किस लिए? सोचो क्या कहा होगा। पता नहीं, बताओ ना। देखो मेरा ये दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। हाँ? सोचो क्या कहा होगा। पता नहीं, बताओ ना डॉक्टर ने क्या कहा। तुम सोच के बताओ ना। मालूम नहीं, बताओ ना। मैं जो हूं ना। हाँ? और तुम जो हो ना। हाँ? अरे, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मां बनने वाली हो। और अब लिखो, मिस्टर करण सिंह, जयपुर। अरे बिंदिया, जरा बहू का हाथ तो बताओ। इनकी शादी हो रही है और ये कार्ड खुद लिखे? क्या ये अच्छा लगेगा बाबूजी? जब भाभी के माँ बनने के दिन करीब आ जाएंगे, तब मैं इनको आराम करने दूंगी और खुद ही काम कर लिया करूंगी। चुप, जो भी मुंह में आता है बक देती है। नारायण नारायण। वाह, क्या बात है, यहाँ तो खुशियों के लड्डू बट रहे हैं। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते, कैसी है? ठीक हूँ। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो? हाँ, वक्त वक्त की बात है। पहले मेरा मालिक बहुत ईमानदार आदमी था तो मैं कड़का था। अब बहुत बेईमान है, इसलिए मेरे पास बहुत माल है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अवश्य बैठेंगे। आप देखिए हम कैसे बैठते हैं। कन्हैयालाल, ठीक से बैठो। बैठो नहीं, बैठिए। बैठो का जमाना गया जब कुछ लोग मुझे कहते थे बैठो और मैं सुकड़ के बैठ जाता था। अब लोग मुझे इज्जत से कहते हैं कि बैठिए और मैं शान से फैल जाता हूँ। हंस लीजिए, होता है। मैं सोफे से गिरा, कम से कम उठ तो गया। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कुर्सी से गिरते हैं तो कुर्सी के साथ खुद भी गायब हो जाते हैं। मैं कम से कम खड़ा तो हो गया। बहना, कभी कार की जरूरत पड़े ना तो घबराना नहीं, खाली मुझसे कह देना। अच्छा, तो आपने कार भी ले ली? क्या करे आदमी, जब बंगला लेता है तो कार तो जरूरी हो जाती है ना। भाई साहब,
आपने बंगला भी खरीद लिया? हाँ, वो क्या है, मैंने एक बिल्डर को 20 करोड़ का ठेका दिलवाया तो उसने दलाली में मुझे एक छोटा सा बंगला तोहफे में दिया और वो बंगला मैंने जेब में रख लिया। तो यूं क्यों नहीं कहते कि मालामाल होने के साथ साथ तुम दलाल भी बन गए? तो क्या हुआ? लो, आजकल के जमाने में दलाल होना इज्जत की बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। दलालों की तस्वीर अखबार के फ्रंट पेज पे छपती है, वो चाहे फिर शेयर बाजार का दलाल हो या कोठी का दलाल हो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। एक बात बताओ, तुम्हें शादी में क्या तोहफा चाहिए? गेट आउट। ये कहाँ चला गया? वो 4 लड़ियां वहां पर ठीक से लगाने अरे ये क्या कर रहे हो? डबल ड्यूटी कर रहा हूँ। इकलौती बहन की शादी है, आज मैं फूल भी लगाऊंगा, कुर्सियां भी बिछाऊंगा, हर काम करूंगा मैं। लो पहले ये फोन लो बेटा। इधर ठीक से देखना। हेलो, इंस्पेक्टर सिद्धांत हियर। इंस्पेक्टर साहब, एक ट्रक पर देशी शराब लोड है, वो पूना की तरफ जा रही है। उस ट्रक का नंबर है MTT 7611। मैं बता दूं, मैं आनंद बाबू के यहाँ काम करता हूँ। कौन आनंद बाबू? वही जिनकी शादी आपकी बहन के साथ हो रही है। सुखी रहो बेटा।
बेईमान, तेरी ये हिम्मत! Shut up, you! बीच में कोई बोलना नहीं। साले कुत्ते! मुजरिम चाहे मेरा बाप हो, मेरी माँ हो, मेरा भाई हो या मेरी बहन, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। इन लोगों ने जानबूझ के हमारे साथ दगाबाजी की, जानबूझ के इसके बाप ने इसकी शादी मेरी बहन के साथ की, ताकि ये लोग कानून की आंखों में धूल झोंक सके, ताकि ये लोग कानून को ढाल बना के इस्तेमाल कर सके, ताकि ये लोग बहन के जरिए एक खुददार भाई को मजबूर कर सके, उसको दबा सके। मगर मैं इन लोगों के चला के चलने नहीं दूंगा। एक एक करके इनके सारे सपने तोड़ दूंगा मैं, और तुझे तेरे हर जुर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। दामाद वामाद तेल बेचने का, चल मेरे साथ चल। कमला ट्रांसपोर्ट का मालिक तू ही है ना? हाँ। उसमें तेरा ही माल जा रहा था ना? हाँ हाँ। मुझे माफ कर दो। जब मुझे पता चला कि मेरी बहन की शादी एक मुजरिम से होने जा रही है, तो मैं पागल हो गया। और जब मैं मंडप पहुंचकर शादी रोक नहीं पाया, तो मुझे गुस्से का दौरा सा पड़ गया। इसीलिए बहुत सख्ती से मैं तुम्हें कुछ कह गया। आयमा, तुम हमेशा से मुझे माफ करती आई हो, एक बार और माफ कर दो। और अगर माफ ना कर सको तो मेरी गलती की सजा दो मुझे, मगर इस तरह खामोश खड़ी मत रहो। यूं खामोश मत खड़ी रहो। सिद्धांत, बस कर सिद्धांत, बस कर। तुम्हारी तरह पांव पर गिरने वाली बेटी तो जन्म देने वाली माँ को भी मुश्किल से मिला करते। मैं तुमसे नाराज थी ना, इसमें दोष मेरा भी था, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना ही दर्द याद रखा और तुम्हारा दर्द भूल गई। आओ, हम दोनों एक दूसरे को माफ कर दे। सिद्धांत, क्यों मिस्टर सिद्धांत, आज तुमने चिरागों को जलाते जलाते अपनी भी उंगलियां जला ली ना? अरे बेवकूफ इंसान, तुमने इतना भी नहीं सोचा। जिस शख्स के पास सैकड़ों ट्रक हो, उसके पास इतना वक्त कहां कि वो चेक कराता फिरे कि कौन से ट्रक में कौन सा माल जा रहा है। दरअसल मेरे ही इशारे पर तुम्हारे जीजे के ट्रक में देसी शराब लोड करवा दी गई थी, और फिर उसके बाद मैंने बड़े इत्मीनान के साथ, प्यार के साथ
तुम्हें खबर करवा दी। दूसरी खुशखबरी ये है कि मैंने जमानत देकर तुम्हारे जीजू को रिहा करा दिया है। अब वो लोग मुझे महान समझते हैं और तुम्हें उनका दुश्मन। थैंक यू। तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा। आ रहा है ना? अरे कुछ बोलो भाई, बोलती बंद हो गई। जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सूअर पैदा होता है। और जब 1000 सूअर मरते हैं तो एक भड़वा पैदा होता है। और जब 1,00,000 भड़वे मरते हैं तब तुझ जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है आदर्शवर्धन। चुप हो गए? अरे तुम जैसे पुलिस ऑफिसर सिर्फ गाली देकर चुप नहीं बैठे रहते, आगे कुछ एक्शन भी लेते हैं। बोलो, तुम मेरे खिलाफ क्या एक्शन सोच रहे हो? ससुराल के बारे में सोच रहा हूं मैं। पहले अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाऊंगा, फिर तुम्हारी बारी आएगी। मैं जानता हूं तुम यहां किस लिए आए हो। पहले तुम अपनी गलती की माफी मांगोगे ताकि तुम अपनी बहन को यहां छोड़कर जा सको। ये याद रखो, ये मामला इतनी आसानी से तय नहीं होगा इंस्पेक्टर। एक इंस्पेक्टर को अपने फर्ज के लिए जो कुछ करना था वो तो कर गुजरा। अब एक भाई को अपनी बहन के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो भी करूंगा। तुमको मेरे बेटे से माफी मांगनी होगी। मांग लूंगा। सिर्फ हाथ जोड़कर नहीं, पांव पर गिरकर माफी मांगनी होगी। वो भी करूंगा। ठहरो। तुमने सरेआम मेरे बेटे की और हमारी बेइज्जती की है, इसलिए तुम भी सरेआम माफी मांगोगे। पिताजी चुप रहो। मैं इतनी जल्दी बारातियों को तो बुला नहीं सकता, अपने घर के नौकरों को बुला लेता हूं। रामू, मुखिया, सुखिया, तुम्हें मेरे नौकरों के सामने इसके पांव पे सर रखकर माफी मांगनी होगी। बोलो, तैयार हो? सुहाग के कंगन का वजन राखी से ज्यादा होता है। मैं तैयार हूं। नहीं, ये तैयार नहीं है। नहीं भैया, तुम ऐसा मत करो। तुमने तो गलती की थी, मगर ये तो जानबूझकर गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अपने भाई को इतना ज्यादा नीचे गिराने से तो अच्छा मैं ये समझूंगी अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर फेंक दो। चलिए भैया, बिंदिया, चलिए यहाँ से। चीयर्स। बताइए, मुझे किस लिए याद किया? तुम इंस्पेक्टर सिद्धांत को नौकरी से निकाल दो। मुझे सुबह तक ये न्यूज़ चाहिए कि सिद्धांत को नौकरी से निकाल दिया गया है। सॉरी सर, मैं वो तोता नहीं जो ज्योतिषी के इशारे पर किसी के नाम की पर्ची निकालने के लिए बाहर आता है और फिर अपने पिंजरे में चला जाता है। मुझे इजाजत दीजिए। लगता है इस तोते ने ईमानदारी के दाने कुछ ज्यादा ही खा लिए हैं। भाभी को लड़का हुआ है। भैया मुबारक हो, आप बाप बन गए हैं। बिंदिया, अरे बेटा मुबारक हो सर। थैंक यू सर। मुबारक थैंक यू, थैंक यू। सिद्धांत, आओ बेटा। पूजा। सिद्धांत, भैया, हाँ। हमारा मुन्ना प्यारा है ना? हाँ। अरे ये तो लाखों करोड़ों में एक है। ला बेटी, चल इसे काजल लगा ले। आइए आया माँ। ले ले ले। अरे मेरा राजा।